Very good morning to all of you watching my video. Today I will discuss uh, our Beehive books chapter number 6 My Childhood. आज हमारी Beehive बुक का चैप्टर नंबर 6 माई चाइल्डहुड हम स्टडी करेंगे. लेट्स बिगिन, शुरू करते हैं. बिफोर यू रीड माई चाइल्डहुड, आप को पता है ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम की ऑटोबायोग्राफी है. उसकी बचपन का हाल वो खुद उसमें आपको सुना रहे हैं. उनकी एक कृति है, एक बुक थी ऑटोबायोग्राफी हम जिसको बोल रहे हैं, विंग्स ऑफ फायर. उससे ये चैप्टर आपके सामने लिया गया है. ठीक है, तो आपको इस चैप्टर में पता होना चाहिए कि ये डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम जो हमारे 11वें प्रेसिडेंट भी बने देश के 2002 में, और उनको अपन किस नाम से जाना जाता है, वो मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं. उन्होंने देश के लिए बहुत बड़ा काम किया, और वो किस बैकग्राउंड से आते थे, किस छोटे बैकग्राउंड से आते थे, वो कहानी हमको यहाँ सुनने को मिलेगी. उनका जो बैकग्राउंड है वो किसी बचपन में वो किस तरीके से एक गरीब घर से थे, है ना, और कैसे अपने आप को बचपन में सरवाइव किया उन्होंने, आगे बढ़े, मेहनत की, कठिन मेहनत की, और एक दिन देश के राष्ट्रपति बने. और उससे पहले वो देश के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते थे. वैज्ञानिक के रूप में, एक साइंटिस्ट के रूप में उन्होंने देश के लिए एक बहुत बड़ा उपहार दिया. वो था मिसाइल मैन, जो कि देश को बहुत आगे लेके गया टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, रक्षा के क्षेत्र में, है ना, स्पेस के क्षेत्र में. उनकी जो ऑटोबायोग्राफी थी उसमें उन्होंने ये सारा वर्णन किया है. तो लेट्स बिगिन. ये आप उनका परिचय था जो नेसेसरी था पहले बताना. कैन यू थिंक ऑफ एनी साइंटिस्ट, क्या तुम किसी ऐसे साइंटिस्ट को के बारे में सोच सकते हो हु हैव आल्सो बीन स्टेट्समैन, जो बाद में एक राजनेता भी बना था, यानी कि राष्ट्रपति बने थे वो बाद में. APJ अब्दुल कलाम हुज प्रोजेक्ट इन स्पेस डिफेंस एंड न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी गाइडेड इंडिया इनटू द 21st सेंचुरी, यानी 21वीं शताब्दी में इंडिया को सर्वाइव करने के लिए, इंडिया को आगे लाने के लिए उनका जो डिफेंस, स्पेस और जो प्रोजेक्ट था, न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी थी, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट थी. बिकेम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002, और 2002 में वो अपने 11th प्रेसिडेंट भी चुने गए थे. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. विंग्स ऑफ फायर जो उनकी ऑटोबायोग्राफी है, उससे ये चैप्टर आपके सामने लिया गया है. चलो पढ़ते हैं हम इसके बारे में, उनकी थोड़ी नॉलेज लेते हैं. आई वॉज बॉर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली. आई वॉज बॉर्न, आई का मतलब यहाँ खुद APJ अपनी बात को बता रहे हैं. अपने ऑटोबायोग्राफी मतलब खुद की बात को खुद ही बताना. तो आई जो है यहाँ किसके लिए रेफ़र किया गया है, APJ अब्दुल कलाम के लिए. आई वॉज बॉर्न इन टू ए मिडिल क्लास तमिल फैमिली इन द आइलैंड टाउन ऑफ रामेश्वरम इन द अर्थवाइल मद्रास स्टेट, यानी मद्रास स्टेट के अर्थवाइल नामक एक जगह थी, उस पर रामेश्वरम टाउन में, जो कि एक आइलैंड था. आइलैंड का मतलब द्वीप, जो समुद्र से घिरा हुआ है. आप दक्षिण में जाओगे तो वहाँ पर समुद्र है चारों तरफ, और वहाँ छोटे छोटे टापू भी हैं. तो ऐसे रामेश्वरम भी एक आइलैंड था, एक टापू था, वहाँ पर ये जो है उनका घर बसा हुआ था. और एक मिडिल क्लास तमिल फैमिली में उनका जन्म हुआ था. मिडिल क्लास तमिल फैमिली यानी कोई अच्छे परिवार से भी वो नहीं थे, एक मिडिल क्लास फैमिली से थे. ओके. माई फादर जैनुल आबिदीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. डेस्पाइट दीज डिसएडवांटेज ही पोजेसेज ग्रेट इनेट विजडम एंड ए ट्रू जेनरसिटी ऑफ स्पिरिट. उसके फादर यानी अब APJ के फादर जैनुल आबिदीन, ना तो वो बहुत ज़्यादा उनके पास एजुकेशन थी, बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे थे, और ना ही उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ थी, पैसा भी उनके पास ज़्यादा नहीं था. बजाय इन सब चीज़ के, इन डिसएडवांटेज के, यानी ये डिसएडवांटेज होते हुए भी, ही पजेस्ट ग्रेट इनेट विजडम, उन्होंने बहुत ही, उनके पास बहुत ज़्यादा जो है अच्छी बुद्धि थी, जो उनको उनकी जो क्वालिटी, इनबॉर्न क्वालिटी थी, वहाँ से उनको मिली थी. जो नेचर था, नेचर के हिसाब से इनेट मतलब नेचुरल थी. तो उनके पास क्या थी, एक नेचुरल विजडम, एक जो बुद्धि थी नेचुरल, एंड ट्रू जनरसिटी, और एक सच्ची उदारता उनके पास थी ऑफ स्पिरिट.
ठीक है। तो वो अच्छे आदमी थे, ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, वेल्थ भी ज़्यादा नहीं थी, बजाय इसके उनके पास अच्छा दिमाग और एक उदार और अच्छे व्यक्ति वो माने जाते थे। ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और एक आइडियल हेल्पमेट उनकी सहायता के रूप में, एक आदर्श सहायिका जो कह सकते हैं हम उनके लिए, वो मेरी माँ थी। और माँ कौन थी? आशी अम्मा। ये आशी अम्मा किसकी माँ थी? APJ अब्दुल कलाम की। यानी एक आइडियल हेल्पमेट के रूप में मेरी माँ उनका सहारा थी, और मेरी माँ का नाम था आशी अम्मा। आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फेड एवरी डे। यानी माँ भी इतनी अच्छी थी, इतनी उदार दिल की थी, इतनी जेनरस हार्ट की थी कि APJ कह रहे हैं इसमें कि आई डू नॉट रिकॉल एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल, मुझे एक एग्जैक्ट नंबर लोगों का पता नहीं है। शी फेड एवरी, जिनको कि वो रोज़ खाना खिलाती थी। मतलब APJ को वो एग्जैक्ट नंबर याद नहीं है जिनको उनकी माँ उनके घर पर रोज़ खाना खिलाती थी। कितनी बड़ी बात है खाना खिलाना किसी भूखे को, और रोज़ खिलाना बहुत बड़ी बात है। और इतना बड़ी फैमिली भी नहीं थी, एक मिडिल क्लास फैमिली थी, और एक बेचारे अपने हिसाब से कमा करके और लाते थे। उसके बावजूद भी उनकी दिल कितना बड़ा था। बट I am quite certain that far more outsiders ate with us than all the members of our own family put together. तो वो कह रहे हैं एग्जैक्ट नंबर तो मुझे याद नहीं है कि कितने लोगों को वो खाना खिलाती थी, लेकिन मैं इसे पूरा विश्वास है, पक्का विश्वास है ये चीज़, कि जितने फैमिली मेम्बर्स हम थे, हमारे घर वाले थे, उनसे कहीं ज़्यादा या उनके बराबर ही जो है वो बाहर के लोगों को भी खाना खिलाती थी, आउटसाइडर्स को भी खाना खिलाती थी उनकी माँ। तो उनकी माँ भी बहुत ही फादर जैसी ही जेनरस हार्ट थी, अच्छे हृदय की लेडी थी। अगला है, आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन, ए शॉर्ट बॉय विद रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक्स, बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स। यानी APJ अपने बारे में कह रहे हैं कि मेरे और भी भाई बहन थे, बहुत सारे भाई बहन थे मेरे, उनमें से मैं एक था, और वो भी कैसा था? ए शॉर्ट बॉय विद ए रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक। यानी मैं लंबा भी नहीं था, शॉर्ट था, और दिखने में भी मेरा लुक्स भी जो है अनडिस्टिंग्विश्ड था, एक एबनॉर्मल था, एक अच्छा लुक नहीं था, एक खासा अच्छा जो लोग होते हैं खूबसूरत, ऐसा मैं नहीं था। बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट, जबकि मेरे पेरेंट जो थे वो कैसे थे? टॉल और हैंडसम थे। उसके बावजूद भी मैं एक खूबसूरत भी नहीं था। आपने देखा होगा APJ अब्दुल कलाम, है ना, उनकी जो हाइट भी ज़्यादा नहीं थी, और वो इतने खूबसूरत भी नहीं थे। बाद में वो खूबसूरत लगे उनके काम की वजह से, उनके जो उन्होंने अच्छे अच्छे देश के लिए काम किए, तो इसकी वजह से वो हमारे हीरो बने। हमको उनकी शक्ल अब भी अच्छी लगती है, ऐसा नहीं है कि वो हमको बुरे लगते हैं। बट एक खुद वो कह रहे हैं कि मैं एक नेचुरली जो है एक अच्छा खूबसूरत आदमी नहीं था, और क्योंकि मेरे माँ बाप अच्छे थे, खूबसूरत थे, लेकिन मैं उनको नहीं गया था। वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस, और हम हमारे एंसेस्ट्रल हाउस, पूर्वजों का जो घर था हमारे दादा परदादा का, उसी में हम रहते थे। विच वॉज बिल्ट इन द मिडिल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कब बना हुआ था? 19th सेंचुरी में, 19 के दशक में वो बना हुआ था जो हमारा घर था। इट वॉज ए फेयरली लार्ज पक्का हाउस, ये पक्का हाउस था, बिल्कुल पूर्णतः जो पक्का हाउस होते हैं हमारे आजकल, पहले कच्चे मकान और पक्के मकान, दो तरह के मकान होते थे। तो आज तो ज़्यादातर लोग पक्का मकान ही बनाते हैं, ईंट पत्थर का जोड़ करके एक अच्छा। पहले लोग बाग जो थे मिट्टी का या किसी तरीके से छप्पर तान करके या कोई ऊपर से कुछ ऐसी चीज़ लगा करके कच्चा मकान बनाते थे, वहाँ रहते थे, गरीब लोग थे। तो APJ कह रहे हैं कि हमारा जो मकान था वो पक्का मकान था, मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक्स, जो कि ईंट और चूने से बना हुआ था, ऑन द मॉस्क्यू स्ट्रीट इन रामेश्वरम। रामेश्वरम में जो मस्जिद वाली गली थी वहाँ पर वो सिचुएटेड था, वहाँ पर बना हुआ था। माई ऑस्टेयर फादर यूज टू अवॉइड ऑल असेंशियल कम्फर्ट एंड लग्जरीज। मेरे जो सादा, ऑस्ट्रिक मतलब सादा और सख्त हम कह सकते हैं, फादर थे, यूज टू अवॉइड ऑल अनअसेंशियल कम्फर्ट्स एंड लग्जरी, जो जिनकी ज़रूरत नहीं होती थी, जो जिनकी आवश्यकता नहीं होती, ऐसी कंफर्ट और लग्जरी मेरे जो ऑस्टेयर फादर थे, यानी सादा और सख्त जो फादर थे, वो इन चीज़ों पर कभी विश्वास नहीं करते थे। वो कभी भी इनको हमेशा अवॉइड करते थे कि आरामदायक चीज़ों से या लग्जरी चीज़ घर में लाएं या अपने आप को कंफर्टेबल बनाएं, इनसे वो हमेशा परहेज़ करते थे। हाउएवर, फिर भी ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लॉथ्स,
यानी नेसेसिटी जिसको जो चीज़ थी, जिनकी आवश्यकता थी, वो हमेशा वो कभी भी उनमें पीछे नहीं रहते थे, वो हमेशा हमको प्रोवाइड करा देते थे। लेकिन फालतू की जो लग्जरी चीज़ होती हैं कि ये ले आओ, सोफ़ा ले आओ, गद्दा ले आओ, कुछ और जिसकी आवश्यकता घर में नहीं होती थी, तो फालतू की जो खर्चे थे उनसे वो परहेज़ करते थे, अवॉइड करते थे उनको। जबकि जो नेसेसिटीज़ होती थी, जिनकी ज़रूरत होती थी, वो हमेशा वो घर में प्रोवाइड कराते थे। इनफैक्ट आई वुड से माइन वाज ए वेरी सिक्योर चाइल्ड। मैं ये कह सकता हूँ वास्तव में कि मेरा बचपना बहुत ही सिक्योर था, बहुत ही सुरक्षित था, बोथ मेटेरियली एंड इमोशनली और मेटेरियली, सारी चीज़ों से जिनकी आवश्यकता होती थी वो चीज़ मुझे मिल जाती थी, और उसके अलावा इसने जो इमोशनल था, वो प्यार था, वो भी मिलता था। यानी मेरा बचपन बहुत ही सिक्योर था, मेरे माँ बाप बहुत अच्छे थे और हमेशा हमें बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। तो मैं कह सकता हूँ कि मेरा बचपन जो है बहुत ही अच्छा था। नेक्स्ट स्टेंजा में चलते हैं। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939। आपको भी पता है 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार चल रही थी, तो एपीजे ने इसको भी डिस्क्राइब किया। द सेकेंड वर्ल्ड वार ब्रोक आउट इन 1939 व्हेन आई वाज 8 ईयर ओल्ड। केवल 8 ईयर के थे, 1931 में एपीजे बॉर्न हुए थे, तो 1939 में सेकेंड वर्ल्ड वार हो गई थी, तो उस समय एपीजे 8 ईयर ओल्ड थे। फॉर रीजन आई हैव नेवर बीन एबल टू अंडरस्टैंड, और इसी कारण था कि उस समय वो समझते नहीं थे कि वर्ल्ड वार होती क्या है, सेकेंड वर्ल्ड वार या फर्स्ट वर्ल्ड वार या वर्ल्ड वार होती क्या, इसको वो समझने के लिए एबल नहीं थे। ए सडन डिमांड फॉर टमारिंड सीड्स इरुप्टेड इन द मार्केट। ठीक है, एक सडन डिमांड जो थी, अचानक से वर्ल्ड वार हुआ तो इमली की जो सीड्स थे उनकी डिमांड मार्केट में अचानक इरुप्टेड हो गई, इंक्रीज़ हो गई, बढ़ गई। I used to collect the seeds and sell them to provision shop. I used to collect, मैं क्या करता था, ईपीजी कह रहे हैं कि जब डिमांड बढ़ गई इमली की, तो वो कलेक्ट किया करता था इमली के सीड्स को, एंड सेल दैम टू ए प्रोविज़न शॉप पर। उनको कहाँ बेचता था? प्रोविज़न शॉप पर। एक अस्थाई शॉप थी ऑन मॉस्क्यू स्ट्रीट, हमारी जो मॉस्क्यू थी वहीं स्ट्रीट पर एक दुकान थी, वहाँ पर मैं उनको बेच दिया करता था। ए डेज कलेक्शन वुड फेच मी द प्रिंसली सम ऑफ 1 आना। यानी एक दिन की जो मेहनत थी, एक दिन का जो कलेक्शन था उन सीड्स को कलेक्ट करने का, वो मुझे 1 आना दे दिया करता था। 1 आने की इनकम मुझे उससे हो जाया करती थी। माई ब्रदर इन लॉ जलालुद्दीन वुड टेल मी स्टोरीज अबाउट द वार विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमनी। ठीक है, तो मेरा जो ब्रदर इन लॉ था जलालुद्दीन, वो मुझे वर्ल्ड वार की स्टोरी सुनाया करता था। उसने मुझे जो है स्टोरी सुनाता था कि जो वर्ल्ड वार चल रही थी इसमें ये हो गया, उसकी कहानी जलालुद्दीन उसको जो ब्रदर इन लॉ था वो सुनाता था। विच आई वुड लेटर अटेम्प्ट टू ट्रेस इन द हेडलाइंस इन दिनमनी। जो दिनमनी जो पेपर था, न्यूज़पेपर था, अखबार था, उसकी हेडलाइन में बाद में उनको वो देखा करता था। कौन? एपीजे। जो उनको पहले ही उनका जो ब्रदर इन लॉ है वो सुना दिया करता था, उनको बाद में वो अखबार की हेडलाइंस में वो मिल जाया करती थी। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वाज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वार। हमारा एरिया जो था वो बिल्कुल आइसोलेट था, बचा हुआ था, है ना, और वो कम्प्लीटली क्या था? अनअफेक्टेड था वर्ल्ड वार से। वर्ल्ड वार में वो ज़्यादा प्रभावित नहीं था, क्योंकि भारत भी ने किसी भी वर्ल्ड वार में हिस्सा ही नहीं लिया हमारे देश ने, तो हमारे देश को कोई खतरा भी नहीं था, है ना। भारत जो था गुटनिरपेक्ष राज्यों में था, उन्होंने अपने आप को जो है 2 धड़े जो दुनिया में बटे हुए थे, 2 जो लड़ने वाले थे, उनसे अपने आप को अलग कर रखा था। तो इस वजह से यहाँ पर हमको कोई दिक्कत नहीं थी, अनअफेक्टेड था, कोई भी हमारे यहाँ जो वर्ल्ड वार था उसका कोई इफेक्ट नहीं था। बट सून इंडिया वाज फोर्स्ड टू जॉइन द एलाइड फोर्स एंड समथिंग लाइक स्टेट ऑफ इमरजेंसी वाज डिक्लेयर्ड। लेकिन जल्दी ही भारत को जो है फोर्स किया गया, कहा गया कि तुम भी जो है एलाइड फोर्सेज जो है, जो लड़ने वाली फोर्सेज हैं, उनके साथ तुम भी शामिल हो जाओ। उनको भी शामिल करने के लिए, ज्वाइन करने के लिए दबाव बनाया गया, और उसका कारण ये हुआ कि जो पूरे स्टेट के अंदर इमरजेंसी लगा दी गई, डिक्लेयर कर दी गई इमरजेंसी, और इस तरीके से जो है पहला अफेक्ट हुआ। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। पहली कैजुअलिटी क्या हुई? पहले तो हमारे भारत ने इसमें इंडिया ने भाग ही नहीं लिया, और उसकी वजह से हम जो है बिल्कुल सेफ थे, आइसोलेट थे, अनअफेक्टेड एरिया था हमारा सेकेंड वर्ल्ड वार में। लेकिन बाद में जो एलाइड फोर्सेज
को ज्वाइन करने के लिए भारत पर दबाव, इंडिया पर दबाव डाला गया और उसकी वजह से पूरे देश में इमरजेंसी लगा दी गई, इमरजेंसी डिक्लेयर कर दी गई। और उसकी कैजुअल्टी क्या हुई? पहली कैजुअल्टी ये हुई कि जो ट्रेन रामेश्वरम स्टेशन पर रुका करती थी वो वहाँ से उसको सस्पेंशन कर दिया, उसको रोकना बंद कर दिया। पहली कैजुअल्टी हुई। द फर्स्ट कैजुअल्टी इन द केम इन द फॉर्म ऑफ द सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हाल्ट एट द रामेश्वरम स्टेशन। रामेश्वरम स्टेशन पर जो ट्रेन रुकती थी उसको वहाँ से रुकना बंद हो गया। अब रुकना बंद हो गया तो दिक्कत क्या आई? द न्यूज़पेपर नाउ हैड टू बी bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and धनुषकोडी। धनुषकोडी भी वो जगह का नाम है। तो अब इसकी कैजुअल्टी क्या हुई? द्वितीय वर्ल्ड वार की कैजुअल्टी ये हुई कि वहाँ पर वो ट्रेन जो रुकती थी वो बंद हो गई। इसकी वजह से अब न्यूज़पेपर जो है उनका बंडल बना करके चलती ट्रेन से, मूविंग ट्रेन से उसको रामेश्वरम रोड पर फेंक दिया जाता था। और वो फेंकने का मतलब रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में कहीं भी वो बंडल को वो गिरा देते थे चलती ट्रेन में, और उसकी वजह से उनको जो है दिक्कत आने लगी। दैट फोर्स माई कज़िन शमसुद्दीन हु डिस्ट्रीब्यूटेड न्यूज़पेपर। उनका जो कज़िन था शमसुद्दीन, जो कि न्यूज़पेपर डिस्ट्रीब्यूट करता था रामेश्वरम के अंदर, टू लुक फॉर ए हेल्पिंग हैंड टू कैच द बंडल्स। अब उनको एक सहायक की ज़रूरत हुई। उनको लगा कि भाई अब मुझे अकेले काम नहीं होगा क्योंकि पूरा बंडल पता नहीं कहीं भी फेंक देते हैं। तो उसकी वजह से उनको एक सहायक की ज़रूरत पड़ी। और एज इफ़ नेचुरली आई फिल्ड द स्लॉट, और नेचुरली मैंने उस स्लॉट को भर दिया। एपीजे कह रहे हैं कि मैंने उसकी जगह ले ली। उनको तलाश थी काम करने वाले की, हेल्पर की, और उस हेल्पर की जगह किसने ले ली? एपीजे ने। शमसुद्दीन हेल्प्ड मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। शमसुद्दीन ने जो मुझे वर्क दिया था पेपर कलेक्ट करने का, उनका जो मैंने मदद की थी, जो स्लॉट को फिल किया था, उसकी वजह से मुझे क्या हुआ? फर्स्ट वेजेस मुझे जो है तनख्वाह मिली, मुझे कमाने का मौका मिला। हाफ ए सेंचुरी लेटर आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। तो जब मैंने पहली बार पैसा कमाया तो आई कैन स्टिल फील ए सर्ज ऑफ प्राइड। मेरा जो प्राइड था, घमंड था, वो बहुत बढ़ गया, बहुत ज़्यादा हाई हो गया। इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। पहली बार जब मैंने अपने खुद के कमाए हुए पैसा कमाया, खुद के हाथों से जो है पैसा कमाया, खुद ने मेहनत करके पैसा कमाया, तो मेरा जो घमंड था, मेरा जो प्राइड था, वो सर्ज हो गया, बढ़ गया। नेक्स्ट स्टेंजर देखते हैं। Every child is born with some inherited characteristics into a specific socio-economic and emotional environment। एपीजे कह रहे हैं इसमें कि प्रत्येक बच्चा जो है बोर्न होता है वो अपने साथ कुछ ना कुछ इनहेरिटेड कैरेक्टरिस्टिक्स, अपने साथ पूर्वजों के जो गुण होते हैं वो लेकर के आता है, इनटू स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल इन्वायरमेंट। यानी इस तरह के इन्वायरमेंट में अपने साथ कुछ ना कुछ इनहेरिटेड वो लेके आता है। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज, और इसी निश्चित रास्ते में वो ट्रेंड होता है, जो अपने पूर्वजों के होते हैं उसी हिसाब से वो उसमें ट्रेंड होता है, पलता बढ़ता है। बाय फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी, यानी अपने जो बुज़ुर्ग होते हैं, फिगर्स ऑफ ऑथोरिटी होते हैं, उनकी देख रेख में, और उनके ही गुण सोशल और इकोनॉमिक रूप से हर तरीके से उनके वो गुण इनहेरिटेड करता है, लेता है जो भी आदमी, जो भी बच्चा पैदा होता है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर। तो मैंने भी ऐसा ही किया, ऐसे ही जो अपने पूर्वजों से इनहेरिटेड किए, तो मैंने भी आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी, मैंने ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन किससे प्राप्त किया? किससे? अपने फादर से। ये मुझे जो है इनहेरिटेड हुआ था अपने फादर से। कौन सी चीज़? सेल्फ डिसिप्लिन और ऑनेस्टी। ये मेरे जो है पापा से मुझ में आई थी। फ्रॉम माई मदर, और मेरी माँ से आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, मैंने अच्छाई में विश्वास करना, एंड डीप काइंडनेस, और एक बहुत ज़्यादा गहरा स्नेह रखना, दयालुपन रखना। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और ऐसा ही मेरे जो 3 ब्रदर्स और सिस्टर थे वो भी ऐसे ही थे, उन्होंने भी ये सब चीज़ उनसे ही प्राप्त की थी। अगला है, आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड। बचपन में मेरे कितने थे? 3 क्लोज फ्रेंड्स थे, बिल्कुल घनिष्ठ मित्र से 3, और रामानंदा शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, ये 3 मेरे अच्छे दोस्त थे। ऑल दीज बॉयज़ वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिली। ये सारे के सारे कौन थे? हिंदू ब्राह्मण फैमिली से थे। ऑर्थोडॉक्स जो भी एक कट्टर हिंदू जो होते हैं, रूढ़िवादी जिनको हम बोल सकते हैं, इस तरीके की फैमिली से बिलोंग करते थे। तीनों के तीनों दोस्त मेरे, और मेरे वो पक्के दोस्त थे, क्लोज फ्रेंड्स थे। एज चिल्ड्रन
नन ऑफ अस एवर फेल्ट एनी डिफरेंस अमोंग्स्ट आवर सेल्फ, यानी बचपन में हमने कभी भी अपने आप को ऐसे डिफ्रेंशिएट कभी नहीं किया, आपस में एक दूसरे में कभी अंतर नहीं समझा, न कभी अंतर हमको महसूस हुआ। बचपन में हम कभी नहीं जानते थे कि हम अलग अलग फैमिली से हैं, अलग अलग धर्म से हैं, अलग जाति से हैं, या ये अंतर हमें बचपन में बिल्कुल भी नहीं था। बिकॉज ऑफ आवर रिलीजियस डिफरेंस एंड अपब्रिंगिंग, इसके कारण हमारा जो धार्मिक जो हमारा डिफरेंस है, हमारा जो रिलीजियस डिफरेंस है और हमारी जो शिक्षा दीक्षा है, हमारी जो लालन पालन है, उसके अनुसार हमने कभी बचपन में एक दूसरे को अलग नहीं पाया, हम एक साथ रहते थे। इनफैक्ट रामानंद शास्त्री वाज द सन ऑफ पाक्षी लक्ष्मण शास्त्री। रामानंद शास्त्री जो मेरा दोस्त था, वो किसका पुत्र था? जो एक पुजारी था, लक्ष्मण शास्त्री, उसका द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल। ये रामेश्वरम टेम्पल जो था हमारा, उसका मुख्य जो प्रीस्ट था, पादरी था, पूजा करने वाला था, किसका पता? रामानंद शास्त्री का। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और बाद में उसने अपने पिताजी की जगह ली और वो खुद भी उस टेम्पल का पादरी बन गया। बाद में लक्ष्मण शास्त्री के बाद में उसका बेटा जो रामानंद शास्त्री था, वो रामेश्वरम टेम्पल का क्या बन गया? पुजारी, क्योंकि उसका पिता उसका पुजारी था। अरविंदन जो दूसरा मेरा फ्रेंड था, वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम। अरविंदम जो था वो बिजनेस के सिलसिले में बिजनेस करने लगा, और क्या करता था? वो ट्रांसपोर्ट को अरेंज करता था विजिटर्स को पिलग्रिम पर ले जाने के लिए, विजिटर्स को घुमाने के लिए, अपने जो धार्मिक स्थल है उनको घुमाने के लिए वो ट्रांसपोर्ट का काम करने लगा, वो दूसरा बिजनेस करने लगा। एंड जो शिव प्रकाशन था, जो तीसरा फ्रेंड था मेरा, शिव प्रकाशन, बिकेम एक कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर फॉर द साउथर्न रेलवे। साउथर्न रेलवे के अंदर वो एक कैटरिंग का काम, कॉन्ट्रैक्टर जो ठेकेदार होते हैं कैटरिंग के, उसमें वो काम करने लगा साउथर्न रेलवे में। दक्षिण जो रेलवे है उसमें वो कैटरिंग का काम का ठेका लेने लगा, कॉन्ट्रैक्टर बन गया उसका। ठीक है, तो तीनों दोस्त, एक पुजारी बन गया था, दूसरा बिजनेस करने लगा था जो ट्रांसपोर्ट का काम करता था पिलग्रिम्स को विजिट कराने के लिए, और तीसरा जो था वो कॉन्ट्रैक्टर बन गया था साउथ रेलवे में। अगला है, ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडियल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, यानी सीता राम कल्याणम सेरेमनी जो वार्षिक उत्सव मनाया जाता था, उसके दौरान हमारी फैमिली जो थी वो क्या करती थी? बोट्स जो होती हैं, जो कश्तियाँ होती हैं, उनका अरेंज करती थी। क्यों करती थी? विद स्पेशल प्लेटफॉर्म फॉर कैरिंग आइडियल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट, क्योंकि लॉर्ड जो था उसको टेम्पल से उठा करके और मैरिज साइट ले जाने के लिए उस समय जो सेरेमनी होती थी उसमें वो काम करते थे, और उसके लिए उनको बोट की ज़रूरत पड़ती थी, क्योंकि अगला देखिए, सिचुएटेड इन द मिडिल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामा तीर्थ था, उसका नाम रामा तीर्थ था, और वो पॉन्ड जो तालाब था उसके मिडिल में स्थित था। मंदिर जो था वो उसके मिडिल में स्थित था, पॉन्ड के तालाब की, और तालाब मंदिर से लॉर्ड को लाने के लिए उनको बोट का सहारा लेना पड़ता था। तो ये काम उनके घर वाले जो है उस समय करते थे। जब जो एनुअल फंक्शन होता था श्री सीता राम कल्याणम सेरेमनी, तब उनकी फैमिली बोट्स का अरेंज करती थी और लॉर्ड को टेम्पल से बिठा करके और जो मैरिज पैलेस होता है, मैरिज साइट होती थी, वहाँ पर उनको लेकर के आते थे। ठीक है, ये है विच वार नियर ऑफ आवर हाउस, और वो जो रामानंदा तीर्थ था वो हमारे घर के बिल्कुल नियर था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायण एंड फ्रॉम the life of the prophet were the bedtime stories my mother and grandmother would tell the children in our family। यानी रामायण और जो प्रोफेट की जो कहानी होती थी, लॉर्ड्स की जो कहानी होती थी, भगवान की जो घटना होती थी, वो तो हमारी बेड टाइम स्टोरी हुआ करती थी। यानी सोते समय हमारी माँ और ग्रैंड मदर जो थी वो हमको ये चीज़ सुनाया करती थी, ऐसी कहानियाँ हमको बताया करती थी। टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली, सभी बच्चों को ऐसी कहानी वो हमारी माता और हमारी ग्रैंड मदर सुनाया करती थी। ये हमारी बेड टाइम स्टोरी हुआ करती थी। वन डे, एक दिन, वैन आई वॉज इन द 5th स्टैंडर्ड एट द रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल, एक बार की बात है जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में 5th स्टैंडर्ड में पढ़ता था।
ए न्यू टीचर केम टू आवर क्लास, एक नया टीचर हमारे कक्षा में आया, स्कूल में आया। आई यूज़ टू वियर ए कैप विच मार्क्ड मी एज ए मुस्लिम, मैं एक कैप पहनता था, टोपी पहना करता था जो मुझे ये मार्क करती थी कि ये मुस्लिम है। एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा कहाँ बैठा करता था, अगली रो में, फ्रंट रो में बैठा करता था और रामानंद शास्त्री के पास में। हु वोर द, और रामानंद जी शास्त्री जो था वो पंडित था, आपको पता है, ऊपर मैंने बताया आपको। हु वोर द, वो क्या पहना करता था, सेकर्ड थ्रेड, सेकर्ड थ्रेड होता है वो गले में जो बांधते हैं पंडित लोग, वो सेकर्ड थ्रेड होता है, जनेऊ वगैरह हम उसको बोल सकते हैं, या कुछ और आपके हिसाब से कुछ बोलते होंगे, जो गले में एक माला पटके रखते हैं अंदर अंदर, वो, तो वो उस चीज़ को पहनता था। द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक ए हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय, नया टीचर था, इस चीज़ को पचा नहीं पाया, कुड नॉट स्टमक यानी इस चीज़ को नहीं पचा पाया कि एक हिंदू प्रीस्ट का लड़का एक मुस्लिम लड़के के पास बैठा हुआ है। इन अकॉर्डेंस विद आवर सोशल रैंकिंग एज द न्यू टीचर सा इट, आई वॉज आस्क्ड टू गो एंड सिट ऑन द बैक बेंच, और इसी कारण से उनकी, उसके अनुसार उसने जिस रैंक के हिसाब से, जिस हिसाब से मुझे देखा उस टीचर ने, उसके हिसाब से उसने मुझसे कहा कि तुम जाकर के पीछे पिछली वाली बेंच पर बैठ जा, मुझे वहाँ से उठा करके और बैक बेंच पर बैठने के लिए उस न्यू टीचर ने कहा। आई फेल्ट वेरी सैड, मुझे बहुत दुख हुआ उस दिन, एंड सो डिड रामानंदा, और ऐसा ही मुझे रामानंद शास्त्री को लगा, रामानंद शास्त्री को भी बहुत दुख हुआ और मुझे भी उस दिन बहुत दुख हुआ। ही लुक्ड अटरली डाउनकास्ट एज आई शिफ्टेड टू माई सीट्स इन द लास्ट रो, यानी ही लुक्ड अटरली पूर्ण रूप से कैसा हो गया, डिप्रेस्ड हो गया। डाउनकास्ट मतलब होता है सैड और डिप्रेस्ड, तो जो वो रामानंद शास्त्री था वो बिल्कुल बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो गया। जैसे ही मुझे आई शिफ्ट टू द माई सीट इन द लास्ट रो, जैसे ही मुझे उसने लास्ट रो पर बिठाया, लास्ट सीट पर बिठाया, तो रामानंद शास्त्री बिल्कुल बहुत ज़्यादा क्या हो गया, पूर्ण रूप से डिप्रेशन में आ गया, डिप्रेस्ड हो गया। द इमेज ऑफ हिम वीपिंग वैन आई शिफ्टेड टू द लास्ट रो, उस दिन की जो इमेज थी उसकी, जिस दिन मुझे उसने लास्ट रो में टीचर ने बिठाया था, वो मुझे आज भी याद है। मुझे आज भी उसका जो इम्प्रेशन है, उसने मुझे आज भी, उसकी इम्प्रेशन ने मेरे जो है मुझ पर जो है छाप छोड़ी है, वो आज भी मुझे उसका इम्प्रेशन मेरे पर मौजूद है। तो गाइस थोड़ा वीडियो लंबा होता है, अपलोड करने में परेशानी आती है, तो हम अब यहाँ तक ही लेंगे। सेकंड पार्ट इसका अगले वीडियो में डालेंगे, आप इसको अच्छे से वॉच कीजिए, समझिए, इसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर आपको डालेंगे। क्वेश्चन आंसर को भी आप अच्छे से उसको, इस चैप्टर को पढ़ के और उसका आंसर दे सकते हैं, और उसका जो होमवर्क है वो टाइम टू टाइम भेजते रहिए। हमारा जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि आपको हम जितने भी वीडियो आपको उस पर डालेंगे आपको उनका नोटिफिकेशन मिल सके और आप उनसे फ़ायदा उठा सकें, क्योंकि ये वीडियो हम आप ही के लिए बना रहे हैं। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। थैंक यू, हैव अ गुड डे।